हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 22वें सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 21 क्लास ले चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज 22वां क्लास होगा और आज का हमारा टॉपिक है सामुदायिक स्वास्थ्य की संकल्पना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा स्वास्थ्य दल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता निर्धारण। तो आपको पता ही होगा कि एएनएम की परीक्षा जनवरी माह में होने वाली है, तो समय बहुत कम बचा है, इसीलिए तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, किस रूप में स्वयं भगवान ने प्रथम चिकित्सक के रूप में अवतार लिया था? किस रूप में स्वयं भगवान ने प्रथम चिकित्सक के रूप में अवतार लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धन्वंतरी। अस्पताल या चिकित्सालय तथा औषधालय मानव सभ्यता के आदि काल से ही बनते चले आए हैं। वेद और पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान ने धन्वंतरी चिकित्सक के रूप में अवतार लिया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गांवों में कितने मील के क्षेत्र में चिकित्सा का एक केंद्र अवश्य होना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक 5। इसके पश्चात आधुनिक समय में तहसील तथा जिलों के अस्पताल बने, जहां अंतरंग और बहिरंग विभागों का प्रबंध किया गया। आजकल बड़े बड़े नगरों में अस्पताल बनाए गए हैं, जिनमें भिन्न भिन्न चिकित्सा विभागों के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं। तो गांवों में प्रत्येक 5 मील के क्षेत्र में चिकित्सा का एक केंद्र अवश्य होना चाहिए। आजकल यह प्रयत्न किया जा रहा है कि गांवों में भी प्रत्येक 5 मील के क्षेत्र में चिकित्सा का केंद्र अवश्य हो। प्रत्येक आयुर्विज्ञान शिक्षण संस्थान के साथ बड़े बड़े अस्पताल संबद्ध हैं और प्रत्येक विभाग एवं विशेषज्ञ के अधीन है, जो कॉलेज में उस विषय का शिक्षक भी होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर को कितने प्रकार में डिजाइन किया गया है? प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर को कितने प्रकार में डिजाइन किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3 प्रकार में डिजाइन किया गया है। प्राथमिक स्तर को 3 प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिए डिजाइन किया गया है, अर्थात 3000 से 5000 की आबादी के लिए एक उपकेंद्र और 2000 से 3000 लोगों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें 80,000 से 1.2 लाख की आबादी को कवर करने वाले प्रत्येक 4 पीएचसी के लिए रेफरल केंद्र के रूप में। तो प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर को कितने प्रकार में डिजाइन किया गया? तो 3 प्रकार में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक IPHS सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक पहली बार कब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी किए गए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 2007। 2007 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो स्वास्थ्य देखभाल के माध्यमिक स्तर का गठन करते हैं, ग्रामीण आबादी को रेफरल के साथ साथ विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो CHC के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक IPHS पहली बार 2007 की शुरुआत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी किए गए थे। कब? 2007। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के मुताबिक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिला योजना समिति के अनुमोदन के बाद कितनी जनसंख्या पर एक पीएचसी की स्थापना होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी की स्थापना होगी। नीति आयोग के मुताबिक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिला योजना समिति के अनुमोदन के बाद 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी की स्थापना होगी और एक पीएचसी से दूसरे की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर होगी। 1 लाख की जनसंख्या पर एक CHC होगी। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2018। आयुष्मान भारत की शुरुआत 2018 में की गई थी। यह प्रमुख पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम के माध्यम से
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है। 2018 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य बीमा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीएचसी के कौन से कार्य हैं? पीएचसी के कौन से कार्य हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। पहला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा चिकित्सा देखभाल का प्रावधान, तीसरा परिवार नियोजन सहित मातृ बाल स्वास्थ्य। तीनों पीएचसी के कार्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस एसडीजी में स्वास्थ्य की चर्चा की गई है? किस एसडीजी में स्वास्थ्य की चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एसडीजी 3। लोगों को उपचार और अन्य स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रदान करने हेतु सीएचसी केंद्र का संचालन किया जाता है। यह केंद्र एक खास क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और देखभाल पहुंचाते हैं जहां स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। सीएचसी एसडीसी एक एसडीसी की स्वास्थ्य की चर्चा एसडीजी 3 में की गई है। अधिक शक्तिशाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिरस्थायी विकास ध्येयों और वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्वास्थ्य ध्येय एसडीजी 3 के परे अन्य ध्येयों की उपलब्धि में योगदान देगा, जिसमें गरीबी, भूख, लैंगिक समानता आदि शामिल होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, सीएचसी का पूरा विस्तार है। सीएचसी का पूरा विस्तार क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सीएचसी का विस्तार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा। अगला प्रश्न है, सीएचसी के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। सीएचसी के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। तो पहला कथन है, सीएचसी एक प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र होता है। यह सही है। इस केंद्र के तहत लोगों को पारिवारिक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होती है। यह भी सही है। सीएचसी के माध्यम से उन सभी लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं प्रदान की जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह भी सही है। तो तीनों ऑप्शन इसका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यह सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सीएचसी स्वास्थ्य देखभाल किस स्तर पर उपलब्ध है? भारत में सीएचसी स्वास्थ्य देखभाल किस स्तर पर उपलब्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक स्तर पर उपलब्ध है। अगला है, एचएससी में स्टाफ नर्स लगभग कितने से कितने लोगों के बीच होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 45 से 55 लोगों के बीच होता है। इन केंद्रों के अंतर्गत स्टाफ नर्स उपलब्ध होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है और लोगों को काफ़ी मदद प्रदान करता है। एचएससी का स्टाफ नर्स लगभग 45 से 55 लोगों पर नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के हिसाब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग कितने बेड उपलब्ध होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 30 बेड। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2012 में निर्धारित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के हिसाब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सीएचसी के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। तो इसमें पहला कथन है, यह सीएचसी केंद्र उन लोगों के लिए विकसित किए जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पैसा न होने के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। यह कथन हमारा सही है। एक सीएचसी केंद्र में कई डॉक्टर और नर्स होते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। यह भी सही है। तीसरा है, यह केंद्र उन लोगों के लिए बनवाए जाते हैं जिनका कोई बीमा उपलब्ध नहीं होता या फिर वह आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। यह भी सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही होगा, तो इसलिए इसमें सत्य कथन तीनों है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, सीएचसी के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। तो पहला कथन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कई मामलों में अन्य स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक से बिल्कुल अलग है। यह सही है। इन केंद्रों में सभी प्रकार का इलाज शामिल होता है। यह भी सही है। सीएचसी बड़े अस्पताल के रूप में कार्य करते हैं। यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिला अस्पताल किस स्तर की स्वास्थ्य जांच के लिए
अंतिम रेफरल केंद्र होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, माध्यमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली। जिला अस्पताल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के लिए अंतिम रेफरल केंद्र होते हैं। भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम एक अस्पताल है। हालांकि वर्ष 2010 में यह देखा गया था कि जिले 640 होने पर भी केवल 605 अस्पताल ही मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सूची में शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नैदानिक सहायक, स्वास्थ्य सहयोगी, नर्स, तीनों शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्य के मेडिकल और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को किस वर्ष मिला दिया गया था? किस वर्ष मिला दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1948 ईस्वी में मिला दिया गया था। राज्य के मेडिकल और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को 1948 ईस्वी में मिला दिया गया था और उन्हें मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा की एक निदेशक के संयुक्त प्रभारी के तहत रखा गया था, जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के 3 प्रणालियों के कामकाज की निगरानी करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों की नियंत्रण के लिए एक अलग निदेशालय बनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1961। 1961 में आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों के लिए प्रभावी नियंत्रण के लिए एक अलग निदेशालय बनाया गया था। और हमारा अंतिम प्रश्न है, ओपीडी का विस्तार रूप क्या है? ओपीडी का विस्तार रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ऐसे बाहरी मरीज जिनका चिकित्सा उपचार अस्पताल में भर्ती होने के बिना ही किया जा सकता है, उनको आउट पेशेंट कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो आउट पेशेंट शब्द का प्रयोग उन मरीजों के लिए किया जाता है जिनका इलाज करने के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार के मरीजों की देखभाल, चिकित्सा उपचार, जांच, परीक्षण आदि ओपीडी में किया जाता है। तो ओपीडी का विस्तार रूप क्या हो जाएगा? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।